तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज इस विषय में। तो आज हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपकी प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जानी चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। जब आपकी प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटित होगी। ठीक है, आप ध्यान से देखना, जैसा कि आप सबको पता है, मान लीजिए ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम है। जब आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, हट जाती, पता है सबको। ठीक है, और आप आने वाली किरण आपतित किरण और बीच में अवलंब, दोनों के बीच में कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण, नीचे वाला अपवर्तन कोण। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, बगल में कौन कौन सा है? आपतन कोण। तो जैसे जैसे मैं आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा तो अपवर्तन कोण का भी तो मान बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार आई। ठीक है, ये कौन सा कोण है आपका? आपतन कोण। देखो, जैसे जैसे प्रकाश किरण इस प्रकार घुमाता जाऊंगा तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। तो एक ऐसा समय आएगा जो आपकी आपतित किरण है वह सीधी इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगी, सतह के ऊपर आ जाएगी। तो मान लो मैंने प्रकाश इस प्रकार डाली तो जो आपका अपवर्तन कोण है अवलंब से 90 डिग्री के एंगल बनाने लगा। ये क्या हो गया आपका? जो अपवर्तन कोण है 90 डिग्री हुआ। कैसे? जब मैंने प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम डाली तो आपको पता है प्रकाश किरण अवलंब से दूर हट जाती है, ऊपर वाला आपतन कोण, नीचे वाला अपवर्तन कोण। जैसे जैसे मैं आपतन कोण बढ़ाऊंगा अपवर्तन कोण भी बढ़ता हुआ जाएगा। ये मैंने बढ़ाया तो ये उठकर सरफेस पर आ गया, यानी 90 डिग्री बन गया। जब इस स्थिति में जब प्रकाश किरण मैंने जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाया तो जो आपका अपवर्तन कोण में कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। जब आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री कह जाता है, जब अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण कितना हो जाता है आपका? 90 डिग्री हो जाता है। तब जो आपका आपतन कोण है, तब आपका आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। ठीक है, आपसे पूछे क्रांतिक कोण कब बनेगा? जब आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो जो अपने आप ही आपका अपवर्तन कोण किसके बराबर बन जाएगा? क्रांतिक कोण। ठीक है, अब जो आपका आई है किसके बराबर हो जाएगा? सी के, सी यानी क्रांतिक कोण, सी यानी क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण कब बनेगा? जब आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण में बदल जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब आपका जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण बन चुका है। अब मैं क्या करूं? अब जो आपतन कोण आपका क्रांतिक कोण बन चुका है, ठीक है, आपको पता है। अब मैं क्या करूं? अब मैं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दूं। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण था तब तो अपवर्तन कोण का मान कितना था? 90 डिग्री था। अब यदि मैं जो आपका आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दूं, क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दूंगा, तो जो आपका अपवर्तन कोण का मान 90 था और नहीं बढ़ जाएगा, यानी प्रकाश किरण सरफेस पर अब उधर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? जैसे ही मैंने क्रांतिक कोण का मान और बढ़ाया तो प्रकाश किरण आपकी सरफेस पर ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, किससे? क्रांतिक कोण से कर दिया, तो जो आपकी प्रकाश की किरण है जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आप इसमें डालना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम
विरल माध्यम में जाती है, विरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, दूर हट गई। तुम जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, आपतन कोण का मान बढ़ता है, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। ठीक है, वैसे वैसे आपका अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है। जब आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो आपका आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, जब अपवर्तन कोण का मान यानी R बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण यानी कि C कहलाता है। अब लिखेंगे, अब आप देखोगे आपतन कोण क्रांतिक कोण हो जाता है, ठीक कहलाता है। अब आप देखना, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आशा है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया होगा। दोबारा देखें, जब आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाओगे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति में जब आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो जो आपका आपतन कोण है क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब यदि जो आपका आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है तो इस स्थिति में जो आपकी प्रकाश की किरण है जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे अच्छे से। अब आप क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे क्रांतिक कोण की क्या करें गणना करेंगे, किस प्रकार क्रांतिक कोण निकल कर आता है। ठीक है, गणना। ठीक है, गणना कैसे करेंगे? जैसे कि आपको पता है आपने स्नेल का नियम पढ़ा है, अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा है। क्या कहता है अपवर्तन नियम? जो आपका अपवर्तनांक है आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जया बट्टे साइन आर के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, आपकी प्रकाश किरण यहाँ इसमें कहां से कहां गई थी? सघन से विरली तो गई थी,
तो मैं क्या करूंगा, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का क्या निकालूंगा, अपवर्तनांक निकालूंगा। ठीक है, हम क्या लिखूंगा, n सघन यहाँ पर विरल। मैंने कल आपको पढ़ना सिखाया था, आगे वाला सापेक्ष होता है, पीछे वाला इसका निकालना होता है। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, कल सिखाया था मैंने पढ़ने। ठीक है, तो क्या होगा, किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, जया यानी साइन, साइन आई बट्टे साइन आई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना सुनी थी, पढ़ी थी। जब आपका जो आपतन कोण है यानी कि आई क्रांतिक कोण में बदल गया था, जब जो आपका आपतन कोण था सीम बदल गया यानी क्रांतिक कोण में बदल गया था, तब जो आपका अपवर्तन कोण था वह कितनी डिग्री हो गया था, 90 डिग्री हो गया था कि नहीं हो गया था। तो आर का मान 90 डिग्री लेंगे हम, तो ले लिया, तो आप यहाँ पर लगा दें। ठीक है, तो अपवर्तन कहाँ से, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम, सघन से विरल। ठीक है, क्या लिख दो आप, आई की जगह साइन सी और साइन आर की जगह 90। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1, यानी सघन से विरल कितना निकल रहा है आपका, साइन सी बट्टे 1। अब आप देखना क्या है, सघन से विरल साइन सी बट्टे 1, अगर मैं विरल से सघन करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, हाँ सघन से विरल गया तो साइन सी बट्टे 1, अगर मैं विरल से सघन कर लूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला होता है, सघन से विरल इंटू विरल से सघन बराबर होता है 1, वैसे कर लो या डायरेक्ट समझ लो। सघन से आपको विरल दिया है तो साइन सी बट्टे 1, अगर मैं विरल से सघन करूंगा तो इसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा 1 अपॉन साइन सी। ठीक है, यही आपका क्या है, क्रांतिक कोण। ठीक है, यही है, यही आपको डेरिवेशन करा लेता है। ठीक है, नोट करो। अब आप देखो क्रांतिक कोण की निर्भरता, कोण की निर्भरता, ठीक है, क्रांतिक कोण किन किन पर निर्भर करता है, तो पहला है आपका तापमान पर, किस पर, टेम्परेचर पर। दूसरा है सघन माध्यम विरल माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, हाँ हाँ, तो आप क्या लिखो, सघन माध्यम व विरल माध्यम पर, सघन माध्यम व विरल माध्यम पर, इनकी प्रकृति पर। ठीक है, माध्यम पर। ठीक है, और प्रकाश की किरण पर। ठीक है, प्रकाश की किरण कौन से रंग की है, ठीक है, प्रकाश के रंग की निर्भरता, प्रकाश के रंग पर, रंग पर, सघन माध्यम विरल माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, क्रांतिक कोण की निर्भरता टेम्परेचर पर, सघन माध्यम विरल माध्यम की प्रकृति पर, किस प्रकार की प्रकृति है, और प्रकाश के रंग पर। ठीक है, ये आपकी निर्भरता होगी क्रांतिक कोण की। आप डालोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उदाहरण कौन सा, पहला है आपका हीरा, हीरे का चमकना, किसका उदाहरण है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दूसरा है आपका मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, मरीचिका, चिका, ठीक है, मरीचिका। ठीक है, मरीचिका, मरीचिका का बनना, और तीसरा ठीक है, ये दो तार हैं। और तीसरा है आपका प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु, इसको हम पढ़ेंगे, पेपर में पूछा गया है। अब आप देखोगे प्रकाशीय तंतु क्या होता है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझना। देखो प्रकाशीय तंतु क्या होता है,
आपसे पूछेगा पहले तो प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। बहुविकल्पी प्रश्न में, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनमें पूछा गया है प्रकाशीय तंतु किस पर निर्भर करता है, मतलब किन कहाँ से निकल कर आया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, अब प्रकाशीय तंतु में होता क्या है, यह एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से श्रव्य एवं दृश्य तरंगों को, श्रव्य एवं दृश्य संकेतों को दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है। समझ में आया? श्रव्य यानी सुनने वाले, दृश्य यानी देखने वाले। जो सिग्नल होते हैं इसकी सहायता से दूर के स्थानों पर भेजे जाते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाशीय तंतु की सहायता से। ठीक है, हाँ। कौन कौन से सिग्नल? सुनने वाले और देखने वाले सिग्नलों को प्रकाशीय तंतु की सहायता से दूर स्थानों पर भेजा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से टावर वगैरह इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो आप क्या लिखो, वह उपकरण जिसकी सहायता से श्रव्य, मतलब समझ रहे हो, श्रव्य तथा दृश्य संकेतों को दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है। ठीक है, यानी यह एक अब आप देखेंगे प्रकाशीय तंतु की संरचना और कार्यविधि किस प्रकार होती है, ध्यान पूर्वक समझना। देखो, प्रकाशीय तंतु में क्या होता है, एक कांच की नलिका होती है। क्या होती है? प्रकाशीय तंतु में कांच की नलिका होती है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु में कांच की पतली लंबी नलिका होती है। ठीक है, एक लंबी नलिका होती है। ठीक है, इतना हो गया। हाँ, प्रकाशीय तंतु में कांच की एक लंबी नलिका होती है। हाँ, लंबी कांच की नलिका होती है। ठीक है, हाँ। लंबी, बहुत लंबी मतलब लंबाई में बड़ी हो। ठीक है, ऐसी मतलब सीधी हो, ऐसे तो मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो प्रकाशीय तंतु में कांच की एक लंबी नलिका होती है और इस नलिका के ऊपर उस पदार्थ का लेपन किया जाता है जो प्रकाशीय तंतु से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं प्रकाशीय तंतु में, इसी में लिखोगे, प्रकाशीय तंतु में कांच की एक लंबी नलिका होती है। प्रकाशीय तंतु में कांच की एक लंबी नलिका होती है। ठीक है, जिसके ऊपर उस पदार्थ का लेपन किया जाता है। उस पदार्थ का लेपन किया जाता है जिसका अपवर्तनांक, हाँ, तंतु से कम हो, तंतु से कम हो। ठीक है, कम हो। प्रकाश तंतु में कांच की एक लंबी नलिका होती है जिसके ऊपर उस पदार्थ का लेपन किया जाता है जिसका अपवर्तनांक तंतु से कम हो। ठीक है, तो आपको ये नलिका दिखाई दे रही, पतली लंबी लंबी नलिका दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। जिसके ऊपर उस पदार्थ का लेपन किया जाता है जिसका अपवर्तनांक तंतु से कम है या कम हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह परत कोर कहलाती है, कोर कहलाती है। ठीक है, अब जब इतनी पतली सी है,
अगर वातावरण के संपर्क में आएगी, अगर वातावरण के संपर्क में आएगी तो उस पर नमी झेलनी पड़ेगी, टेम्परेचर झेलना पड़ेगा एवं अन्य घटक इसको परेशान करेंगे। तो उससे बचने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, एक लेपन कर लेते हैं। किसके ऊपर? कोर के ऊपर। कोर के ऊपर क्या कर देते हैं, एक लेपन कर देते हैं। ठीक है, कोर के ऊपर क्या कर देते हैं, एक लेपन कर देते हैं। जैसे हम क्लोडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोडिंग। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? कोर की सतह को, या इस पर लिखते हैं प्रकाशीय तंतु को। ठीक है, कोर की सतह, हाँ, सतह को वातावरण, वातावरण, कोर की सतह को वातावरण के ताप, नमी, तमी नहीं नमी, तथा अन्य घटकों से बचाने के लिए, अन्य घटकों से बचाने के लिए ठीक है, अन्य घटकों से बचाने के लिए, अन्य घटकों से बचाने के लिए कोर के ऊपर, कोर के ऊपर क्लोडिंग की जाती है, क्लोडिंग की जाती है, क्लोडिंग की जाती है। ठीक है, तो हमने क्या कर दी, कोर के ऊपर क्लोडिंग कर दी, क्लोडिंग। ठीक है, क्लोडिंग कर दी। तो अब आपको जिस संकेत को प्रकाश तंतु की सहायता दूर वाले स्थान पर भेजना है, उस संकेत को आप प्रकाश नलिका की सहायता से इसमें प्रवेश करा देंगे और वह संकेत पूर्णांतिक परावर्तन होते 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 दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब आपको जिस संकेत को भेजना है तो प्रकाश नलिका की सहायता से इसमें डालें। मान लीजिए संकेत आया, अब इसका क्या होगा? पूर्णांतिक परावर्तन इस प्रकार होगा, पूर्णांतिक परावर्तन होते हुए अब दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? जिस संकेत को दूरस्थ स्थान पर भेजना होता है, स्थान पर भेजना होता है, उसे प्रकाशीय, प्रकाशिक, प्रकाशिक नलिका की सहायता से प्रकाशीय तंतु में भेज दिया जाता है, तंतु में भेज दिया जाता है। प्रकाशीय नलिका की सहायता से प्रकाश तंतु में भेज दिया जाता है तथा संकेत का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वह दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाता है, स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रकाशीय तंतु खत्म होता है। आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे से नोट करें, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, यानी सी का मान निकालना है। सी यानी क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण यानी कि सी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा, निकालना है आपसे।
कहाँ पर? कांच जल के मध्य पृष्ठ पर, यानी प्रकाशन, यानी कहाँ पर? जल के सापेक्ष कांच का प्रतंग आपको निकालना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो क्या है, आपको कुछ कुछ दे दिया, क्या दिया उसने? आपको दिया उसने वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक। डाट लिखें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या कह रहा है आपका? वायु के सापेक्ष लिखें, देखो हाँ गिवन है, उसने दिया है, डायरेक्ट हल करा रहे हैं। ठीक है, वायु के सापेक्ष, हाँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया उसने आपको? 3/2। ठीक है, देखो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। क्रांतिक कोण आपको निकालना है। क्या क्या दे दिया आपको? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको दे दिया है, क्रांतिक कोण निकालना है। ठीक है भैया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है आपको? 3/2। कैसे लिख, छोटा है, कैसे लिखेंगे? ठीक है, अभी क्वेश्चन लिख देंगे, देखो तो इसको लिखेंगे कैसे? एन यानी अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष होता है उसको आगे लिखते हैं। वायु के सापेक्ष यानी एयर, ए लिखिए। ठीक है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका? कांच का, कांच यानी जी। ठीक है, ए एन जी क्या हो जाएगा आपका? 3/2। ठीक है, अब कह रहा है आपसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया आपको? ये सब उसने दिया है आपको। ठीक है, अपवर्तनांक कितना आपको दिया है उसने? 4/3। तो कैसे लिखेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक यानी ए एन डब्ल्यू। ठीक है, कितना दिया आपको? 4/3। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले आपको क्रांतिक कोण पूछा, क्या पूछा है? कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण पूछा। देखो क्रांतिक कोण आप तब निकाल पाओगे जब आपको क्या पता हो? कांच का अपवर्तनांक पता हो। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना है, देखो क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही तो होगा। वाटर यानी डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी जल, जी यानी गिलास यानी कांच। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? किसका अपवर्तनांक पूछा उसने? कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालो? मैंने कल आपको बताया था, जिसका अपवर्तनांक पूछता है उसी का ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछा उसके नीचे। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ऊपर कांच का अपवर्तनांक, नीचे जल का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2। और जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। तो क्या कर दो, ये क्या निकल कर है आपका? 9/8। या क्या निकल कर है आपका? 9/8 आपका कांच का अपवर्तनांक निकल कर आ गया। तो आपको पता है क्रांतिक कोण क्या होता है आपका, यानी ये क्या कितना निकला है? WNG बराबर कितना निकल कर आया आपका? ये निकल कर आया 9/8। तो आप जानते हो ना अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? साइन सी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आपको साइन सी का मान निकालना है, यानी क्रांतिक कोण का मान निकालना है। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो साइन सी बराबर, ठीक है, WNG का मान कितना है? 9/8। 8 ऊपर ले जाओ, तो साइन सी बराबर 8/9, और साइन उधर ले जाए क्या बन जाएगा? इनवर्स। तो सी बराबर साइन इनवर्स 8/9। यही आपका अंतिम आंसर है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रश्न भी हमने लिख दिया है। कह रहा है कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए यदि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः वह है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले कांच का अपवर्तनांक आपको निकाल लेना है। तो क्या दिया उसने? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। तो आपको क्या निकाल लेना? आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेना है। तो आपने निकाल लिया। आपको पता है क्रांतिक कोण क्या होता है? 1/sin, आपने लगा दिया। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/sin। ठीक है, क्योंकि आपसे क्रांतिक कोण पूछा है इसलिए sin से इधर, WNG इधर, WNG का डायरेक्ट मैंने मान लगा दिया 9/8। 8 ऊपर गए तो 8/9, sin उधर गया तो इनवर्स में पहुंच गया, और आपका क्रांतिक कोण निकल कर आया sin 8/3 नोट करा, सॉरी 9। अब आप देखोगे लेंस, लेंस आपको पता है दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। लेंस होता क्या है? देखो दो वक्रीय है, ये कौन सा आपका उत्तल लेंस हो गया? पता होगा, पढ़ा होगा आपने स्कूल के।
ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया। तो लेंस क्या होता है? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। पारदर्शी मतलब आर पार प्रकाश की किरण निकल जाए, ठीक है। वक्र नहीं बने, देखो ये कर्व नहीं पढ़े आपने, वक्र 8वां चैप्टर पढ़ा है आपने। हाँ, जो आपने वो नहीं चैप्टर पढ़ा आपने, 8वां चैप्टर, इसमें वक्र आते हैं। वक्र ऐसे ही बनते हैं, ये आपके वक्र होते हैं, ये वक्र होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके वक्र होते हैं, ये वक्र होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लेंस क्या होता है? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस के प्रकार, आपको पता लेंस दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक होता है आपका उत्तल लेंस, डायरेक्ट लगा दें उत्तल लेंस के बारे में डायरेक्ट, फिर अवतल लेंस के बारे में डायरेक्ट, क्या अलग अलग लिखा है आपको पता है? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे उत्तल लेंस। जिसको नहीं पता है वो तो लिखेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस के प्रकार, लेंस पहला पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? ध्यान पूर्वक समझेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है आपका? उत्तल लेंस आपको कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार क्या होता है आपका उत्तल लेंस होता है। तो आप ध्यान से देखना, जो इसका किनारा है, किनारा कैसा है? पतला, और बीच में थोड़ा मोटा लग रहा होगा, तो उत्तल लेंस उसे कहते हैं। वह लेंस जो किनारे पर तो कैसा हुआ आपका? पतला हो, और बीच में कैसा हुआ आपका? मोटा हो, क्या कहलाएगा आपका? उत्तल लेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे? वह लेंस जो किनारों पर पतला होता है, वह लेंस जो किनारों में पतला होता है तथा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? उत्तल लेंस यानी वह लेंस जो किनारों पर पतला हो, बीच में कैसा हो? मोटा हो, आपका उत्तल लेंस कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे लेंस की, जिसका नाम है अवतल लेंस। नहीं, अभी आगे चल के देखेंगे। जो आपका उत्तल लेंस है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और दूसरा आता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है आपका? वह लेंस, देखो पहले तो डायग्राम देखें आप इसका। जो आपका अवतल लेंस है कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे, जो आपका अवतल लेंस है किनारों पर कैसा है? मोटा है, बीच में कैसा है? पतला है, और क्या कहलाया आपका? अवतल लेंस। तो आप क्या लिखोगे? वह लेंस जो किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो आप क्या लिखोगे? वह लेंस जो किनारों पर पतला होता है, सॉरी, किनारों पर मोटा होता है तथा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है, नोट करेंगे।
अब आप देखोगे लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा यानी महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण पद पहला है आपका क्या महत्वपूर्ण पद इसी में लेंस के बारे में, ठीक है। तो पहला है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो उत्तल लेंस की हम बात करें, उत्तल लेंस की हम बात करें, देखो ध्यान से देखना, अपवर्तन की दृष्टि से कुछ इस प्रकार कर देते हैं इसका, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो देखो पहला है आपका मुख्य अक्ष, क्या है मुख्य अक्ष, ध्यान से देखना, जो ये दो आपको पारदर्शी वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, जो दो आपको पारदर्शी वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में से होकर एक रेखा गुजरती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है। ये रेखा क्या कहलाएगी, आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, इसी के बीच में एक होता है क्या, ओ, जिसे हम बोलते हैं क्या, ओ को बोलते हैं क्या, प्रकाशीय केंद्र, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। ये रेखा दिखाई दी, इसको क्या बोला, मुख्य अक्ष बोला, और ऐसी वक्र पृष्ठों के अंदर एक केंद्र मिला, उसे हमने क्या बोला, प्रकाशिक केंद्र बोला। और इस प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण डालोगे आप तो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएगी, यह होता है आपका प्रकाशिक केंद्र। आपसे कोई पूछे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, दो वक्र पृष्ठों के मध्य उपस्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। बस आपको यह समझना है, सीधी रेखा, मुख्य अक्ष, बीच में बिंदु उपस्थित उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। परिभाषा से कुछ मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बता रहे हैं, ठीक है। जब हम अभी रूल पढ़ेंगे, रूल कहता है जब प्रकाश किरण आप प्रकाशिक केंद्र पर डालो तो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, तो सीधे ना डाल सकते हैं, ऐसे ही डालनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे भी डालो, ऐसे ही डालो सब, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्रकाशिक केंद्र समझ में आया, मुख्य अक्ष समझ में आया। अब देखो ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं लेंस, हर लेंस के दो फोकस होते हैं, उत्तल लेंस के दो फोकस होंगे और अवतल लेंस के भी दो फोकस होंगे, ठीक है। तो हम पहले फोकस पढ़ ले रहे हैं, उत्तल लेंस के दो फोकस होंगे, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। इसी प्रकार अवतल लेंस के भी आपके दो फोकस होंगे, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ठीक है। तो पेपर में परिभाषा पूछी गई है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए, प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। आप समझ गए तो लिख दोगे। देखो जो आपका अवतल लेंस होता है उसका फोकस होता है इधर, प्रथम फोकस F1 क्या है आपका, उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है आपको, उत्तल लेंस है ये, ठीक है। तो आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो जो आपका लेंस है लेफ्ट वाली साइड पर F1 मिला, F1 क्या है आपका, प्रथम फोकस, क्या है आपका ये, प्रथम फोकस, ठीक है। और इधर ही साइड आपको मिलेगा क्या, F2, F2 हुआ क्या आपका, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रथम फोकस होगा इधर F1, इधर होगा आपका द्वितीय फोकस, ठीक है। F1 से और आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2F1, क्या मिलेगा, 2F1। इसी प्रकार F2 से और आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2F2, क्या मिलेगा आपको, 2F2, ठीक है। और 2F1 से और आगे चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आगे चले के अनंत मिल जाएगा। इसी प्रकार और आगे चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अनंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा उत्तल दर्पण के बारे, उत्तल लेंस के बारे में हो गया। ये आपका उत्तल लेंस कहलाया, मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष, बीच में एक बिंदु, प्रकाश से केंद्र। और आपको मैंने बताया लेंस के दो फोकस होते हैं, इधर वाली साइड पर प्रथम फोकस, उधर वाली साइड पर द्वितीय फोकस, ठीक है। F1 से और आगे चले तो आपको 2F1 मिला, और आगे चले तो 2F2 मिला। जो आपने दर्पण पढ़े थे, सेंटर पढ़ा था, सेंटर सेंटर की तरह आपका यहाँ पर काम करता है कौन, 2F1, 2F2, ये आपके काम सेंटर की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात नोट करेंगे। अब आपको प्रिय विद्यार्थियों, आपको परिभाषा देनी हो कि उत्तल दर्पण प्रथम फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रथम फोकस क्या होता है, ठीक है। सुने, प्रथम फोकस की परिभाषा किस प्रकार दोगे आप, ध्यानपूर्वक सुनना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की आप प्रथम फोकस की परिभाषा देना सीख जाओगे, ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। तो ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, ये
मुख्य अक्ष, ठीक है, इतना समझना। प्रथम फोकस क्या होगा उत्तल लेंस का, देखो प्रथम फोकस ये होगा मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु, परिभाषा दे रहे हैं, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। समझ गए? प्रथम फोकस क्या होगा, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह आपका निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा। ठीक है, ये आपको पता लिख लोगे, निश्चित बिंदु। दोबारा समझे, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह निश्चित बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें अवतल लेंस के प्रथम फोकस की। जो विद्यार्थी लिखना चाहता है वे दोबारा सुने। पहली हेडिंग लगाया प्रथम फोकस, ठीक है। प्रथम फोकस किसका लिखा रहे हैं, उत्तल लेंस का लिखा रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु, क्या, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु, हाँ, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वह निश्चित बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। दोबारा समझे, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, समझ गए, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह निश्चित बिंदु प्रथम फोकस कहलाता है, किसका, उत्तल लेंस का। ठीक है, ठीक है, आपने लेंस पढ़े थे, वो दर्पण पढ़े थे, आपने दर्पण पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उसमें वक्रता केंद्र होता था, फोकस दूरी होती थी, तो फोकस दूरी तो फोकस है ही आपका, अब वक्रता केंद्र यहाँ पर आपका कौन आएगा, 2f1 2f2 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना, पर समझ में आई। अब दूसरा देखना, हाँ, ध्यान से देखना। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस किधर होगा, देखो ध्यान से देखना, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस होता है उधर, इधर, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस होता है उधर। कैसे, देखो क्या लिखोगे आप, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह निश्चित बिंदु, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिसकी तरफ चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिसकी तरफ चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, वह निश्चित बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, अगर मैं मिलाऊं तो डॉट डॉट करके आप देखना इधर ही आ रही होंगी। ठीक है, तो यही निश्चित बिंदु क्या कहलाया आपका, अवतल लेंस का क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस। किसका है, अवतल लेंस का। ठीक है, तो आप हाँ बना ले आप। ठीक है, ये कौन सा उत्तल लेंस का, क्या है आपका, एक प्रथम फोकस। ठीक है, अगर आपको डायग्राम बता दो आप बना सकते हो ना, देखो आपने नहीं, उत्तल लेंस में अवतल लेंस में प्रथम फोकस उधर की साइड मिलेगा, जैसे चलने वाली प्रकाश अपवर्तन मुख्य अक्ष से समांतर हो गई, वह निश्चित बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाया। इसमें क्या देखोगे आप,
एक निश्चित बिंदु तक चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वही निश्चित बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। दोबारा हम इसके प्रथम फोकस की परिभाषा लिख रहे हैं। अवतल लेंस क्या लिखोगे? एक निश्चित बिंदु की तरफ चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? आपके अपवर्तन के बाद देखो, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी ये दोनों किरणें, ठीक है। अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो वह निश्चित बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। वह अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। वह अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। अब द्वितीय फोकस देखें आप, बस आप इसको समझ लें, परिभाषा है तो आप लेके आओगे। द्वितीय फोकस, ठीक है। द्वितीय फोकस क्या होगा? किसका? उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस की बात करें, फिर अवतल लेंस की बात करेंगे। जो उत्तल लेंस की है, उत्तल लेंस की कर रहे हैं, उत्तल लेंस की है, आए तो नोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये द्वितीय फोकस आए तो द्वितीय फोकस लगेगा। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है, यहाँ पर प्रकाश केंद्र होगा, ठीक है। आपने देखा जो आपका उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर वाली साइड था, द्वितीय फोकस इधर वाली साइड होगा, ठीक है। द्वितीय फोकस की परिभाषा आप किस प्रकार दोगे उत्तल लेंस की, ठीक है। तो आप लिखोगे मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, ठीक है। ध्यान से देखें, पहले दोबारा देखें। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर था, द्वितीय फोकस इधर मिलेगा, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था। प्रथम फोकस ये रहा, द्वितीय फोकस हो रहा, द्वितीय फोकस उत्तल लेंस का, ठीक है। तो आप क्या समझोगे? क्या द्वितीय फोकस किसका? उत्तल लेंस का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या लिखोगे आप? इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? लिखोगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जो चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु की तरफ जिस बिंदु की तरफ जाती हैं, वही बिंदु क्या कहलाता है? आपका उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका द्वितीय फोकस। ये द्वितीय है। आपको इसको याद नहीं करना, समझना है, रटना नहीं है। क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु की तरफ जाकर मिलती हैं, वह निश्चित बिंदु द्वितीय फोकस कहलाता है। किसका? उत्तल लेंस का। बस डायग्राम उतार लो, परिभाषा खुद लिख लो। क्या लिखोगे? ये रहा मुख्य अक्ष, इसके समांतर प्रकाश की किरण चली, अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिली, वही निश्चित बिंदु क्या कहलाया? आपका उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाया। इसमें क्या रॉकेट है? एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, वह निश्चित बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, क्या लिख दोगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती हैं, वह निश्चित बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अब अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की हम बात करें, ध्यान से देखना। देखो
इसका प्रथम फोकस इधर था, द्वितीय फोकस इधर होगा। ध्यान से देखना कैसे लिखोगे आप। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, दूर हट जाती हैं। पता है आपको, दूर भग जाएंगी, ये भग गई। ठीक है, जब मैं प्रकाश किरण को पीछे पीछे मिलाऊंगा, ठीक है, एक बार बता तूने जिंदगी को पीछे से रख दो, ठीक है, तब आप बस हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, जब आपकी प्रकाश की किरण अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। वह बिंदु क्या कहलाता है आपका, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। तो ये वापस आई है, ठीक है, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वो तो निकल रही है असली वाली, लेकिन जब मैंने आभासी कराया, मैं जब मैं पीछे लेकर आया डॉट डॉट करके, तो एक बिंदु पर जाकर मिल रही थी, वही बिंदु द्वितीय फोकस कहलाया। ठीक है, इसमें आपको समझना क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं, एक निश्चित बिंदु की तरफ आती हुई क्या होती हैं, आपको प्रतीत होती हैं। वही निश्चित बिंदु क्या कहलाया, आपका अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको डायग्राम समझ में आया है तो आप अच्छे से परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।